Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about reduction in child mortality rate. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो देखते हैं करंट न्यूज़ है क्या. तो हाल फिलहाल में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ 2020. तो ये रिपोर्ट हमेशा कुछ 1 या 2 साल के लैग के साथ ही आता है. तो 2020 का सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट अभी आया है. पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या. देखिए, भारत सरकार ने 1960s में इसकी शुरुआत की थी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, और इसका मेन पर्पस है हमारे देश में बर्थ और डेथ रेट से रिलेटेड डेटा निकाले कि कितने ऑन एन एवरेज नए बच्चों का जन्म हो रहा है, क्या डेथ रेट है, और उसका एक ज़्यादा से ज़्यादा सही अनुमान लगाने का पर्पस होता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का. और सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो रिपोर्ट होता है उसको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहते हैं, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. एक बात और ध्यान रखिए कि ये पूरे इंडिया भर के रियल डेटा को नहीं निकालते हैं. ये नहीं कि जितने सच में जन्म हुए सारे वो बर्थ को ले रहे हैं, या जितने सच में डेथ हुए सारे वो रियल काउंटिंग ले रहे हैं. ऐसा नहीं करते वो. दे जस्ट टेक अ सैम्पल, और उस सैम्पल के बेसिस पे फिर वो रेट को प्रेडिक्ट करते हैं. तो अलग अलग जगहों से उन्होंने कुछ सैम्पल लिया और उसके बेसिस पे डेथ रेट और बर्थ रेट को वो देते हैं. तो मुद्दा ये है कि एक सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो बर्थ और डेथ रेट के बारे में बताता है, और सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ है, जिसमें एक अच्छी बात ये निकल करके आई है कि बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की डेथ से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, या नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल नए जन्मे हुए बच्चों का मोर्टेलिटी रेट. ये तीनों तरह के बारे में आपको समझाऊंगा आगे कि एग्जैक्टली हैं क्या. तो ये बच्चों से रिलेटेड जो मोर्टेलिटी रेट के 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, तीनों में कमी आई है. इसका मतलब ये है कि बच्चों से रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो कम हुई हैं in recent times, and that indicates कि health system in our country is improving, especially child care related health system is improving. बात की जाए अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए. इसका मतलब होता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हुई है पर 1000 बच्चे. तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 2019 was 35, and it has reduced by 3 units or 3 points in 2020, and now it has come to 32 per 1000 live birth. तो आप समझिए कि 1000 में से 32 बच्चों की डेथ हुई है 2020 में. ये भी एक हायर नंबर ही है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. 35 को घटा करके हमने 32 कर दिया है. और लेकिन यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन एरिया में डिस्पैरिटी दिख सकती है. रूरल एरिया में अभी भी देखिए तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 36 है, जबकि अर्बन एरिया में 21 है. और काफ़ी नेचुरल भी है. इससे ये पता चलता है कि अर्बन एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रेन इज़ क्वाइट बेटर एज़ कम्पेयर टू हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज़. वहीं अगर बात की जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो बच्चे जो जिनकी 1 साल से कम उम्र है, जिनकी डेथ हुई है. 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ हुई है और उनको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. यानी कि मान लीजिए कि एक सैंपल निकाला गया कि कितने बच्चे 1 साल या उससे कम के हैं, उनमें से कितने बच्चों की पर 1000 में से डेथ हुई है. तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया. 30 पर 1000 लाइव बर्थ डेथ देखी गई थी 2019 में, उसमें 2 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखा गया, और 28 पर लाइव बर्थ डेथ हुई है 2020 में. देखिए, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप सारे डेटा याद कर पाए, मुझे भी याद नहीं होंगे सारे के सारे डेटा. येट आपको इसके इंडिकेटर्स को या ट्रैजेक्टरी को देखना है कि
चाहे वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, या फिर आगे आप बात करें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो, बिल्कुल नए जन्मे हुए बच्चों का मोर्टेलिटी रेट हो, सब में इम्प्रूवमेंट है। ये एक डेटा आपको याद रखना है। दूसरा, आपको ये ट्रैजेक्टरी ध्यान में रखना है कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो हेल्थ केयर का जो डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, उसका नतीजा ये है कि चाहे अंडर 5 मोर्टेलिटी हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो या नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो, रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। कुछ डेटा अगर आप याद रख पाएँ तो आंसर में इसको सब्सटेंशिएट करने में हेल्पफुल होगा। नो नीड टू मग अप ईच एंड एवरी डेटा। The next article is about carbon dating and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। तो कार्बन डेटिंग हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है वो देख लेते हैं। वाराणसी कोर्ट ने हाल फिलहाल में ऑर्डर दिया है कि ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो रिलिक्स हैं, जो प्रेमाइसेस के अंदर जो भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कार्बन डेटिंग करके उनकी एज का पता लगाया जाए। अब ज्ञानवापी मॉस्क का क्या डिस्प्यूट है, क्या इश्यूज़ हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 17 मई 2022। तो यहाँ पे मेन पर्पस मेरा ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करना नहीं है। हियर आई वांटेड टू डिस्कस कार्बन डेटिंग, इसका कॉन्सेप्ट, ये होता कैसे है। तो समझते हैं कार्बन डेटिंग के बारे में। कार्बन डेटिंग एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग जो कई हजारों साल पुरानी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जो कभी लिविंग चीज़ें हुआ करती थीं, उन ऑर्गेनिक चीज़ों का एज पता किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो कैसे होता है कार्बन डेटिंग? उसका मेन तरीका होता है कि जो C14 कार्बन 14 जो एक तरीके का आइसोटोप है कार्बन का, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन 12 फॉर्मेट में होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, राइट, यानी कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये तो C12 कार्बन हो गया। 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे C14 कार्बन। ये दो आइसोटोप्स हैं कार्बन के। जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि वो धीरे धीरे डिके करता रहता है, और उससे फिर हम लोग पता कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का एज। कैसे ये होता है इसको ज़रा देखते हैं। तो आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है कि ज्ञानवापी मॉस्क के मुद्दे में अभी वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि आप पता करें कि वो मॉस्क के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं, कितने साल पुराने हैं। तो अब उसको पता करने के लिए कि वो कितने साल पुराने हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैसे काम करता है कार्बन डेटिंग वो समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि कार्बन डेटिंग मेथड टू फाइंड द एज ऑफ ओल्ड लिविंग थिंग्स या उनके ऑर्गेनिक रेमिनेंट्स, उनका एज पता करने के लिए जो ये कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट निकाला था या अप्रोच डेवलप किया है, वो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट विलार्ड एफ लिबी हैं। ये यूपीएससी या एपीएससी में इस तरह के नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन बाकी सारे स्टेट पीसीएस, बाकी सारे जो एसएससी वगैरह में या बाकी जो दूसरे एपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये इस तरह के भी सवाल पूछ लेते हैं वो लोग कि बताइए कार्बन डेटिंग किसने डेवलप किया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। कार्बन 14 अब कैसे होता है, कार्बन 14 या उसके रेडियो एक्टिविटी से किसी भी चीज़ का एज निकालने का प्रोसेस, वो ज़रा समझिए। इस डायग्राम की मदद से सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, सन से कई सारे एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स निकल करके आते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस फ्रॉम सन, उसमें कई सारे एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। वो न्यूट्रॉन्स आकर के नाइट्रोजन 14 से टकराएंगे। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 14 से जब वो टकराते हैं, बहुत बार चूँकि काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको इस तरह से हिट करते हैं कि इसका एक प्रोटॉन बाहर निकल आता है, और जैसे एक प्रोटॉन बाहर निकल आया तो नाइट्रोजन में तो 7 प्रोटॉन होते हैं, और अगर जैसे ही एक प्रोटॉन बाहर निकल के आया तो अब ये टेक्निकली कार्बन हो गया, कार्बन विद 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 6। तो इस तरीके से एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका नाम है कार्बन 14 वो बनता है, C14। तो ज़्यादातर तो कार्बन हमारे जो आसपास में है वो C12 है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, लेकिन कुछ उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं जिनको हम लोग कहते हैं कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 6 बट एटॉमिक वेट 14। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये पेड़ हो गया
या ये काऊ हो गई, इन सब के अंदर कार्बन 14 थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। कैसे? तो जब ये पेड़, ये ट्री कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो C12 तो लेता ही लेता है, उसी दौरान बहुत सारा C14 भी वो एब्जॉर्व करता है। सो पॉइंट इज द प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इट टेक इन C14 इन सिमिलर रेशियो दैट ऑफ C14 इन द एटमोसफेयर। तो थोड़ा बहुत ये C14 को भी एब्जॉर्ब करता रहता है और फिर C14 इस प्लांट से होते हुए एनिमल्स में पहुंच जाता है। प्लांट्स में है तो फिर हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी में भी पहुंच जाएगा। अब ये जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, जैसे ये प्लांट हो गया या ट्री हो गया या ये काऊ हो गई या ह्यूमंस हो गए, ये सब जब मर जाते हैं तो इनकी जो डेड रेमेनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक रेमेनेंट्स हैं, ये इनके अंदर C12 भी है, C14 भी है, लेकिन C12 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है नहीं, जबकि C14 वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है कि जब इनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद तो इनके अंदर ये, चूँकि अब तो रेस्पिरेशन कर नहीं रहे हैं, तो अब ये C14 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अब जब ये C14 ले नहीं रहे हैं, लेकिन C14 जो ऑलरेडी इनके बॉडी के अंदर है वो स्टेबल तरीके से बना नहीं रहेगा। C14 नाउ विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, विल स्टार्ट गेटिंग डिकेड। तो जैसे कार्बन 14 है, ये डिके होगा और इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा एंड दिस कार्बन 14 विल टर्न इनटू नाइट्रोजन 14 अगेन। तो बना था नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14 बना था और प्रोटॉन निकला था बाहर। अब फिर कार्बन 14 से बीटा डिके होगा, बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन 14 फिर से बन जाएगा। तो ये एक साइकिल ही है, आप समझिए साइकिल चल रहा है। और इस साइकिल में C14 जो है, कार्बन 14 वो प्लांट्स तक पहुंचा, प्लांट से एनिमल्स या ऑर्गेनिक बींग्स तक पहुंचा, हमारे जानवर इंसानों तक पहुंचा और वापस से फिर वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया। अब इन सारी चीज़ों में हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। आई होप कि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही हैं, आपको अभी तक बात समझ आ रही है। ध्यान से समझिए कि ये जो काऊ है, जब तक ये जिंदा है तब तक इसके बॉडी के अंदर कार्बन 14 भी है और कार्बन 12 भी है। इसके मरने के बाद कार्बन 12 तो वैसे ही होगा, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने लगेगा। और कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कैसे कन्वर्ट होगा, कितने दिनों में कन्वर्ट होगा, उसका एक टाइम है। जैसे मान लीजिए कि 1 kg का कार्बन 14 है, 1 kg कार्बन 14 है मान लीजिए, तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो करके बीटा डीके हो करके नाइट्रोजन 14 बनना शुरू होगा। तो 1 kg कार्बन ½ kg में कन्वर्ट होगा इन अबाउट 5730 ईयर्स। दिस इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। तो ये हमें पहले से पता है, कार्बन 14 का हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी पता है बाय डिटरमाइनिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द कार्बन 14 आइटम्स। तो कार्बन 14 इसी रफ्तार से डिके होता है, ये हमें पता है। हर एक जो रेडियो एक्टिव आइटम्स होती हैं उनकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है। यानी कि अगर आज 1 किलो का है, मान लीजिए 1 किलो तो वैसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गया, आज 1 किलो का है तो 5730 सालों के बाद वो आधा किलो का हो जाएगा। उससे और 5730 सालों के बाद 250 ग्राम का हो जाएगा। उससे और 5730 सालों के बाद वो 125 ग्राम का हो जाएगा। तो ऐसे करके उसकी डिके होती रहती है और उसकी क्वांटिटी हाफ होती रहती है। तो फिर अब क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि एक काऊ है और एक डेड काऊ, उसके रेमिनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। अब एक जिंदा काऊ के अंदर ऑन एन एवरेज कितना C14 है वो देख लिया आपने। मान लीजिए कि इसमें है 5 kg C14 मान लीजिए, या 1 kg 1 kg C14 है मान लीजिए। और इस काऊ के अंदर ये जो डेड बॉडी है इसके अंदर है लगभग ½ kg C14। तो इसका मतलब है कि आप मान के चल सकते हैं कि जब ये जिंदा होगी तो इसके अंदर भी लगभग 1 kg C14 होगा। लेकिन आज इसके अंदर सिर्फ ½ kg C14 है। इसका मतलब ये है कि दिस काऊ वाज डेड अबाउट 5730 ईयर्स अगो। दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या हाफ लाइफ इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑर्गेनिक बीइंग।
तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक आइटम्स के, जो ऑर्गेनिक आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं, जो कभी जिंदा हुआ करते थे, दोज हु वेयर वंस अलाइव। तो फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में भी देखिए आसपास में, तो जो डोर्स हैं, डोर्स were made up of woods normally. That means these were part of the organic things. तो वुड्स को आप देखें और उन वुड्स के अंदर C14 को देखें और एक लिविंग ट्री के C14 को देखें और फिर इसके अंदर जितना C14 मटेरियल है और अपने आपके डोर्स में कितना C14 है, उस दोनों को कंपेयर करके आप अपने डोर्स का एज भी पता कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ आप देखो ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो इस तरह के आइटम्स होंगे जो बने होंगे, मान लीजिए ऑर्गेनिक आइटम्स से, मीन्स आइटम्स दैट वर वंस लिविंग इन द पास्ट, उन आइटम्स की एज को पता करके फिर पता करने की कोशिश की जाएगी अबाउट द एज ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो दिस इज हाउ कार्बन डेटिंग विल बी यूज्ड इन ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट एज in order to determine the age of the disputed structure. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Dharamsala Declaration and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. So देखिए, हाल फिलहाल में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी. यह नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने. ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 18 से 20 सितंबर को. इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के टूरिज़्म मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था. तो सब भाषा आप सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने बुलाया और बाकी सारे स्टेट के टूरिज़्म मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड द पर्पस ऑफ दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज टू स्ट्रेंथन टूरिज़्म सेक्टर इन आवर कंट्री. और इसी टूरिज़्म नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया या डिक्लेरेशन रिलीज़ किया गया जिसका नाम है धर्मशाला डिक्लेरेशन. इसको धर्मशाला डिक्लेरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज़्म, ये धर्मशाला में ही बुलाया गया था इन हिमाचल प्रदेश. तो धर्मशाला डिक्लेरेशन की दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, पीटी में सीधा सीधा पूछ लेगा, वो ये है. धर्मशाला डिक्लेरेशन में सबसे पहला स्टेटमेंट जो रिलीज़ किया गया कि इंडिया विल फोकस ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म. रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म से हमारा मतलब है यहाँ पे कि आसपास की लोकल कम्युनिटी को बिना हर्ट किए या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट को बिना हर्ट किए टूरिज़्म को प्रमोट करना है. दूसरा, मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन टूरिज़्म सेक्टर बाय 2047. जब तक हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक हमें इंडिया को टूरिज़्म सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाना है. दैट इज़ द सेकंड टारगेट ऑफ धर्मशाला डिक्लेरेशन. इसी आर्टिकल में टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, उसको एक एक करके देख लेते हैं. तो टूरिज़्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ जीडीपी. इट कंट्रीब्यूट 6.8%, अबाउट 6.8% टू इंडिया जीडीपी एंड क्रिएट्स अबाउट 39 मिलियन जॉब्स. अगर भारत सरकार के स्टेप्स देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए भारत सरकार ने टूरिज़्म को डेवलप कराने के लिए. फॉर एग्जांपल, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी, इट टारगेट्स टू अचीव $1 ट्रिलियन टूरिज़्म सेक्टर बाय 2047. $1 ट्रिलियन. आपको ये जानकर के पता चलेगा कि ये कितना नंबर ज़्यादा है. मौजूदा जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी साइज़ है लगभग $3 ट्रिलियन की, और हम चाह रहे हैं कि 2047 तक सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म से ही हमारा लगभग $1 ट्रिलियन की कमाई हो. दैट मीन्स ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टूरिज़्म सेक्टर बाय 2047 तक. अब तो हमने धर्मशाला डिक्लेरेशन में ये भी टारगेट सेट कर दिया है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है इन द फील्ड ऑफ टूरिज़्म. कई सारे स्कीम्स भी इसके लिए इनिशिएट किए गए हैं, जैसे प्रसाद स्कीम या स्वदेश दर्शन स्कीम. स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में मैं कल ही आपको बता रहा था जब मैंने आपको अम्बेडकर सर्किट बताया था. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about banking liquidity in deficit mode and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. थोड़ा इकोनॉमिक्स का बेसिक्स देख लेते हैं. आप सबको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल. क्वालिटेटिव टूल इज़ अबाउट हाउ द मनी इज़ यूज्ड इन द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड ऑल. जबकि क्वांटिटेटिव इज़ मोर कंसर्न अबाउट
what amount of money is flowing to the economy or what amount of money is being taken back or mopped up from the economy. तो क्वांटिटेटिव टूल्स अलग अलग तरीके के हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. तो इस आर्टिकल में हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये एक तरह की आप समझिए बैंक्स और आरबीआई के बीच में एक अरेंजमेंट है. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो. मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपका. तो रिवर्स रेपो एंड रेपो, आई होप आपको ये बातें पहले से आपने बेसिक पढ़ रखा होगा, अदरवाइज यहाँ सिर्फ जल्दी जल्दी में आपको समझ नहीं आएगा. तो रेपो कैसे काम करता है जी? रेपो में आरबीआई से कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक लोन ले सकता है रेपो रेट पे. तो और वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 14 दिन के लिए होता है. उसके बदले में उस बैंक को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा कराना होता है. और फिर रेपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन. तो मान लीजिए कि 1 दिन के लिए लोन लिया है, तो अगले दिन उस बैंक को वो जितना अमाउंट लोन लिया था वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट रेपो रेट जोड़ करके आरबीआई को लौटाना होगा. और आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उस बैंक ने जमा कराया था आरबीआई के पास वो वापस कर देगा. तो इस तरीके से लिक्विडिटी एडजस्ट होती है आरबीआई और बैंक के बीच में थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. रेपो में बैंक लोन लेता है आरबीआई से, जबकि रिवर्स रेपो में आरबीआई लोन लेता है बैंक से. और इस तरीके से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी चलती है बैंक्स और आरबीआई के बीच में. अभी करंट न्यूज़ लिक्विडिटी से ही रिलेटेड है. करंट न्यूज़ ये कहता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी लगभग अभी कैसा है, डेफिसिट में चला गया है. एंड दैट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 40 मंथ्स. डेफिसिट में लिक्विडिटी चला गया है. डेफिसिट में लिक्विडिटी जाने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप समझिए लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है. लिक्विडिटी का मतलब होता है द कैश, रेडी अवेलेबल कैश विद द बैंक्स, जो वो अपने बिजनेसेस के लिए आगे लोगों को लोन देने के लिए जिनके पास जो उनके हाथ में रेडी कैश पैसा है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है बैंक का. तो अभी लिक्विडिटी डेफिसिट में जाने का क्या मतलब है? लिक्विडिटी डेफिसिट में जाने का ये मतलब है कि बैंक के पास अब वो रेडी जो कैश अवेलेबल अमाउंट है वो काफ़ी कम हो गया है. और वो इतना कम हो गया है कि जितना बैंक्स ने आरबीआई से लोन ले रखा है रेपो पे, वो अमाउंट ज़्यादा हो गया है एज़ कंपेयर टू द लिक्विड कैश अवेलेबल विद द बैंक्स टू फॉरवर्ड इट टू द कॉमन पीपल. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी गेटिंग इनटू डेफिसिट मोड. अगर सरल भाषा में बोलें तो लिक्विडिटी टर्निंग इनटू डेफिसिट मोड सिंपली मीन्स कि बैंक्स डू नॉट हैव नाउ सफिशिएंट फंड फॉर क्रेडिट डिमांड्स फॉर द कमिंग कस्टमर्स. तो मैं एक बार फिर समझा दूं. पहले मैंने आपको समझाया अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटी बिटवीन बैंक्स एंड आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई. अगर कॉमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी की कमी हो गई तो आरबीआई से लोन ले सकता है एट रेपो. एंड अगर आरबीआई कभी चाहे तो कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले सकता है एट रिवर्स रेपो. इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिक्विडिटी एडजस्ट करते रहते हैं. अभी अगर मान लीजिए कि कोई एक कॉमर्शियल बैंक है, उसके पास जो कैश पैसा है फॉर गिविंग लोन टू द कस्टमर्स, दैट इज़ नोन एज लिक्विडिटी. अभी लिक्विडिटी डेफिसिट में जाने का ये मतलब है कि उस कॉमर्शियल बैंक्स के पास ओवरऑल मनी फॉर कस्टमर्स हैज़ कम डाउन एंड दे आर नॉट नाउ एबल टू मीट द डिमांड. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई से उनका लेन देन ज़्यादा हो रहा है, कस्टमर्स को देने के लिए अब पैसा उनके पास कम बचा है. आरबीआई से ऑलरेडी वो लोन ज़्यादा ले चुके हैं कस्टमर्स के, और अब वो आरबीआई का पैसा चुकाना है उनको, और इस कारण से उनके पास अब कस्टमर्स को देने के लिए पैसा कम बचा है. सो मुद्दा ये है कि लिक्विडिटी गेटिंग इनटू डेफिसिट मोड इज़ नॉट ए गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी. लिक्विडिटी गेटिंग इनटू डेफिसिट मोड सिंपली मीन्स कि नाउ बैंक्स आर नॉट लेफ्ट विथ इनफ लिक्विडिटी, एंड दैट सिंपली मीन्स कि जो क्रेडिट नीड्स हैं लोगों के वो पूरे नहीं होंगे. और जब कंपनियों के या लोगों के क्रेडिट नीड्स पूरे नहीं होंगे तो फिर इकॉनमी में प्रोडक्शन की कमी हो सकती है, जिसको हम लोग डेल्टा कैपिटल कहते हैं. और डेल्टा कैपिटल कम होगा तो डेल्टा आउटपुट भी कम होगा और ग्रोथ भी कम हो सकता है. सो ये काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं. अगर आपने बेसिक इकॉनमी पढ़ रखी होगी तो फिर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ आ रही होंगी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोडक्टिविटी पैरानोइया.
एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पेपर 1 एसए में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एथिक्स में तो सीधा सीधा एक टॉपिक दिया हुआ है वर्क कल्चर। चैप्टर 7 आप देखें एथिक्स पेपर का आपका, तो उसमें वर्क कल्चर दिया हुआ है और वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्टिविटी पैरानोइया का ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है ये प्रोडक्टिविटी पैरानोइया वो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने ये टर्म हाल फिलहाल में कॉइन किया है प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। प्रोडक्टिविटी पैरानोइया की अगर सरल भाषा में इसका मतलब समझे तो ये है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको लगता है कि एम्प्लॉय कामचोर है, एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, जबकि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि एम्प्लॉयर उनसे बहुत ज़्यादा काम कराने, दे आर प्रोडक्टिव इनफ एंड दे समटाइम्स फील बर्न आउट। ये होता है प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। क्योंकि नेचुरल सी बात है, एम्प्लॉयर को तो कभी नहीं लगेगा कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको हमेशा उससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी, और एम्प्लॉय बेचारा अपना जितना करता है उसको लगता है कि मैंने तो काफ़ी कर दिया, येट एम्प्लॉयर इज़ नॉट हैप्पी। तो एम्प्लॉय इज ऑलवेज फील्स कि मैं तो काम कर रहा हूँ, येट एम्प्लॉयर इज नॉट हैप्पी। ऐसे सर्कमस्टांसेस को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। सो इट हैपन्स व्हेन द लीडर्स या एम्प्लॉयर्स think their employees are not productive, whereas the employees think that they are being productive and in many cases even feel burnout कि मैं अपनी ज़्यादा काम कर रहा हूँ अपनी पोटेंशियल से, that means I am getting burned out, and that is how managers fears about idle workers। लोगों को लगता है कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयर्स, उनको लगता है कि नीचे के वर्कर जो हैं वो कामचोर हैं, उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो ठीक से काम नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ अ सिचुएशन या फिनोमिना कॉल्ड प्रोडक्टिविटी पैरानोइया कम्स इनटू पिक्चर। द वर्कर्स थिंक दैट दे आर प्रोडक्टिव इनफ व्हाइल द एम्प्लॉयर्स थिंक दैट द वर्कर्स आर नॉट प्रोडक्टिव इनफ। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि वर्क कल्चर ख़राब होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं या टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉय की स्पाइंग करते हैं, उन पे अनड्यू प्रेशर देते हैं, एंड दैट creates a negative impact on overall work culture, and that creates a kind of wedge or difference between the employee and the employer. So overall work culture को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रोडक्टिविटी पैरानोइया जैसे प्रॉब्लम्स को हमें दूर रखना होगा। अगर आप इस डायग्राम को भी देखिए तो 87% एम्प्लॉयज़ फील दैट दे आर प्रोडक्टिव एट वर्क, जबकि ओनली 12% लीडर्स बिलीव दैट द एम्प्लॉयज़ आर प्रोडक्टिव एट वर्क। सो दिस डायग्राम क्लियरली रिप्रेजेंट्स प्रोडक्टिविटी पैरानोइया, दैट लीडर्स डू नॉट बिलीव कि एम्प्लॉयज़ आर प्रोडक्टिव, जबकि एम्प्लॉयज़ बिलीव दैट दे आर डूइंग इनफ। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। डार्ट मिशन इज़ नॉट ए जॉइंट एफर्ट ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नासा ओनली। तो जैसे ही आप तीसरा स्टेटमेंट गलत करते हैं एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है, 1 and 2 only. And wildlife sanctuary and national park having highest rhino density, correct answer is Pobitora. That's all from our side for today. Thanks for watching.